नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास विषय में शेरशाह की समस्याओं के बारे में। आइए शुरू करते हैं। शेरशाह की कन्नौज विजय ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार करने के लिए उसका मार्ग प्रशस्त कर दिया। 10 जून 1540 को हिंदुस्तान के पादशाह के रूप में उसका विधिवत राज्याभिषेक किया गया और द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव पड़ी। इस नवनिवेदित साम्राज्य के सामने अनेक समस्याएं थीं। इनमें सबसे गंभीर समस्या यह थी कि मुगलों के कभी भी लौट आने का खतरा था। इसके अतिरिक्त अनेक क्षेत्रों पर अधिकार करना बाकी था। अपने अफगान समर्थकों को जागीरें और ओहदे प्रदान करने के लिए आवश्यक हो गया कि विजय और साम्राज्य विस्तार का सिलसिला जारी रखा जाए। अफगानों की आकांक्षाओं को सही दिशा प्रदान करने के लिए और बादशाहत की संकल्पना को एक नया अर्थ एवं स्वामित्व प्रदान करने की आवश्यकता थी। पहली समस्या से निपटने के लिए आवश्यकता थी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की। हुमायूं को भारत से खदेड़ा गया था और मुगलों को इस क्षेत्र से बाहर ही रखने के लिए बोलन और पेशावर के इलाके शेरशाह ने स्वयं अपने नियंत्रण में रखे थे। सारंग खान के नेतृत्व में गख्खर मुगलों के प्रति मैत्री भाव रखते थे। उनके इलाकों पर हमला किया गया, गांवों को आग लगा दी गई और विरोध करने वालों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस कारण गख्खर मुगलों को कोई सहायता तो न दे सके, किंतु उन्होंने अफगानों को अपना शासक स्वीकार नहीं किया। रोहतास दुर्ग का निर्माण हैबत खान और टोडरमल ने आरंभ किया, किंतु यह कार्य इस्लाम शाह के शासनकाल में जाकर पूरा हुआ। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के दक्षिणी भाग में बलूची बसे हुए थे। जब शेरशाह खुशाब तक पहुंचा तो बलूचियों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार उत्तरी सिंध का प्रदेश शेरशाह के नियंत्रण में आ गया, किंतु बलूचियों को अधिक समय तक दबा कर नहीं रखा जा सका। शेरशाह की अधीनता स्वीकार करने वाले अन्य अफगान कबायलियों ने शिकायत की कि बलूची उन्हें सता रहे हैं। शेरशाह ने अपने भतीजे मुबारक खान को इन समस्याओं को सुलझाने का दायित्व सौंपा। बलूचियों ने विद्रोह कर दिया और मुबारक खान को मार डाला। तब हैबत खान को विद्रोह कुचलने के लिए भेजा गया। 1543 तक उसने मुल्तान पर अधिकार कर लिया और फतेह खान को वहां का सूबेदार नियुक्त किया। विद्रोही सरदारों को कड़ी सजा दी गई, किंतु कर वसूली के मामले में शेरशाह ने नरमी बरती और राज्य की मांग को घटाकर उपज का 1/4 कर दिया। किसानों को छूट दी गई कि वे चाहे तो फसल का बंटवारा कर ले। अनेक महत्वपूर्ण सरदारों को इस क्षेत्र में नियुक्त किया गया, किंतु बाद में जब उनमें मतभेद होने लगे तो हैबत खान नियाजी को वहां का सर्वेसर्वा बना दिया गया। शेरशाह की मालवा नीति। फारसी सूत्रों में मालवा विजय के पीछे सामान्यतः व्यक्तिगत बदले की भावना को ही दर्शाया गया है। अब्बास सरवानी का मत है कि शेरशाह ने मालवा पर इस कारण चढ़ाई की थी कि उसे मालवा के शासकों से पुराना बैर निकालना था। मालवा के शासकों ने उसके पुत्र कुतुब शाह की सहायता नहीं की थी। निजामुद्दीन और फरिश्ता के अनुसार शेरशाह मल्लू खान से अप्रसन्न था। मल्लू खान ने न केवल मंडू पर अधिकार करके अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, अपितु शेरशाह को अपमानजनक पत्र भी लिखे थे, जिन पर उसकी अपनी मुहर थी। मालवा पर आक्रमण करने के पीछे कुछ सीमा तक व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, किंतु इसके वास्तविक कारण राजनीतिक थे। हुमायूं का मार्ग अवरुद्ध करना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना। मालवा के सरदार, विशेष रूप से मल्लू खान, सदैव शेरशाह के विरोधी रहे थे। संभव था कि हुमायूं के भारत लौट आने की स्थिति में सरदार लोग हुमायूं से मिल जाते। हुमायूं गुजरात पर विजय प्राप्त करके उसे हिंदुस्तान विजय का आधार बनाना चाहता था। हुमायूं का गवर्नर 1542 पर ग्वालियर पर अधिकार किए रहा था, अतः शेरशाह के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा सुरक्षित नहीं थी। यदि ये सरदार मारवाड़ के शक्तिशाली राणा मालदेव से मिल जाते तो शेरशाह के लिए अत्यंत खतरनाक सिद्ध हो जाते। ऐसी स्थिति में यदि मल्लू खान ने शेरशाह को नाराज न भी किया होता तो भी शेरशाह जैसा दूरदर्शी सेनापति मालवा को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास करता। शक्तिशाली मालवा दिल्ली साम्राज्य की बगल में कांटे की भांति गढ़ता और दुर्बल मालवा उसके लिए खतरनाक सिद्ध होता। अतः मालवा विजय के पीछे बदले की भावना नहीं, अपितु कूटनीति अधिक थी। ऐसा प्रतीत होता है कि मालवा विजय के पीछे 2 प्रमुख लक्ष्य थे। एक तो गुजरात और मारवाड़ तक सीधी पहुंच बनाना, क्योंकि इन 2 रास्तों से मुगल मालवा में प्रवेश कर सकते थे। मालवा पर मालदेव की नज़र को विफल करना और मालवा में उसके मित्रों को कुचलना, क्योंकि उनसे गंभीर खतरा हो सकता था।
अब्बास सरवानी का कहना है कि शेरशाह ने शुजात खान को रोहतास से ग्वालियर की ओर कूच करके उसे घेरने का हुक्म दिया था। प्रतीत होता है कि 2 वर्षों के बाद जाकर ही कहीं सेनापति अब्दुल कासिम बेग को किला सौंपने के लिए बाध्य किया जा सका। इसके बाद ही शेरशाह मालवा अभियान पर निकल पड़ा। ग्वालियर उसके मार्ग में पड़ता था। अब्दुल कासिम ने उसे दुर्ग सौंप दिया। रायसेन के पूर्णमल ने भी शेरशाह के सम्मुख समर्पण कर दिया। उसे शेरशाह ने सम्मानित करके वापस भेज दिया। छोटा भाई चतुर्भुज शेरशाह की सेवा में रह गया। जब शेरशाह मालवा में दाखिल हुआ तो कादिर शाह उसकी सेवा में उपस्थित हुआ। शेरशाह ने उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की और उज्जैन की ओर रवाना हो गया। कादिर शाह को खबर मिली कि उसे लखनौती भेजा जाएगा, किंतु तब तक उसे शाही खेमे में रहने का हुक्म दिया गया। किंतु कादिर शाह अपना सारा माल असबाब वहीं छोड़कर किसी तरह भागकर गुजरात पहुंचा। उसका सारा खजाना और साज सम्मान शेरशाह ने अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार बिना किसी रक्तपात के ही मालवा पर शेरशाह का अधिकार हो गया। शेरशाह ने बड़ी गर्मजोशी से कादिर शाह का स्वागत किया, किंतु कादिर शाह को शेरशाह का वास्तविक चरित्र समझते देर न लगी। वह जान गया कि विश्वासघात और अवसरवादिता शेरशाह की कूटनीति के दूसरे नाम हैं। निजामुद्दीन अहमद के अनुसार कादिर शाह ने सवेरे देखा कि शेरशाह अपने अधीनस्थ मुगलों से कैसा व्यवहार करता था, उन्हें शर्म करने के लिए बाध्य किया जाता था। उसने सोचा कि उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जा सकता है। शेरशाह ने मालवा में नए सिरे से प्रशासनिक प्रबंध किए। शुजात खान, राजी खान और जुनैद खान को क्रमश हांडिया और सतवास, मांडू और धार का प्रभार सौंपा गया। इस प्रकार रायसेन को छोड़कर शेष मालवा अफगानों के अधिकार में आ गया। मालवा से लौटते समय शेरशाह रणथंभौर होकर गुजरा और वहां के किले का आधिपत्य स्वीकार किया। अपने सबसे बड़े पुत्र आदिल खान को उसने किले का दायित्व सौंपा। मार्च 1543 में शेरशाह ने रायसेन पर चढ़ाई कर दी। वहां का शासक पूरनमल पहले ही शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर चुका था, किंतु शेरशाह जानता था कि जब तक रायसेन पर कब्जा नहीं कर लिया जाए और पूर्वी मालवा में राजपूतों की शक्ति को कुचल न दिया जाए, तब तक उसकी मालवा विजय अधूरी रहेगी। आक्रमण के लिए यह बहाना खोजा गया कि आगरा के मुल्लाओं ने शिकायत की थी कि पूरनमल अपने राज्य में मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है। पूर्णमल भी जानता था कि कभी न कभी उसे शेरशाह का सामना अवश्य करना पड़ेगा, अतः उसने रायसेन की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में कदम उठाए। रायसेन 4 महीने तक शेरशाह के घेरे का सामना कर सका। पूर्णमल ने संधि का प्रस्ताव किया, जिसे शेरशाह ने स्वीकार कर लिया, किंतु जब पूर्णमल किला खाली करके कुछ दूर ही जा पाया था, अपने विश्वासघाती स्वभाव के अनुरूप शेरशाह ने रात में राजपूतों पर हमला करके नरसंहार कर डाला। राजपूतानियों ने जोहर कर लिया और राजपूत आखिरी दम तक लड़ते हुए मारे गए। शेरशाह की इस कृत्य को किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता। मालवा के अधिग्रहण ने शेरशाह की स्थिति को सुदृढ़ किया। जब उसने अपना ध्यान राजपूताना पर केंद्रित किया, राजपूताना पर वह पर्याप्त समय से नजर रखे हुए था। शेरशाह को वास्तविक खतरा मारवाड़ के राणा मालदेव से था। मालदेव ने 1541 में हुमायूं की सहायता की थी, जब वह बिलग्राम के युद्ध में पराजित होकर यहाँ वहाँ भटक रहा था। कि आर कानूनगो, एस के बनर्जी, ए.एल. श्रीवास्तव जैसे इतिहासकारों का मत है कि हुमायूं को सहायता प्रदान करने के पीछे मालदेव का वास्तविक लक्ष्य मारवाड़ की स्थिति को ऊपर उठाना था। उसे वही स्थान दिलवाना था जो कभी मेवाड़ का रहा था। कदाचित मालदेव यह भी जानता था कि उसे कभी न कभी शेरशाह से युद्ध करना पड़ेगा, अतः हुमायूं का साथ देना लाभप्रद रहेगा, क्योंकि उसे विश्वास था कि हुमायूं अपनी गद्दी पुनः प्राप्त कर लेगा। इसके अतिरिक्त मेड़ता के बिरमदेव और बीकानेर के कल्याणमल, जिनके राज्यों पर मालदेव ने अधिकार कर लिया था, भागकर शेरशाह की शरण में चले गए थे, किंतु हुमायूं सिंध और गुजरात पर अधिकार करने के प्रयास में समय नष्ट करता रहा। अतः 1542 में जब हुमायूं मालदेव के पास आए तो मालदेव का रुख बदल चुका था। कदाचित इसका कारण बदली हुई परिस्थितियां थीं। हुमायूं और शेरशाह दोनों के ही दूत मालदेव के पास पहुंचे। शेरशाह के दूत यह संदेश लेकर आए थे कि मालदेव हुमायूं को कैद कर ले। मालदेव हुमायूं को हानि नहीं पहुंचाना चाहता था, किंतु उसने हुमायूं की भी सहायता नहीं की। मालदेव का बदला हुआ व्यवहार देखकर हुमायूं वापस लौट आया। तत्कालीन इतिहासकार मालदेव पर विश्वासघात का आरोप लगाते हैं। कुछ इतिहासकारों का कथन है कि मालदेव हुमायूं का बचा खुचा खजाना हड़पना चाहता था। यही कारण था कि हुमायूं मारवाड़ से चला गया। वीर विनोद के रचयिता कविराज श्यामल दास के अनुसार हुमायूं के अधिकारियों ने मारवाड़ की सीमा के भीतर गो हत्या की थी, जिससे राजपूतों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी। यही कारण था कि मालदेव का व्यवहार हुमायूं के प्रति बदल गया था। हुमायूं के प्रति मालदेव की उदासीनता का वास्तविक कारण यह था कि हुमायूं और शेरशाह का समीकरण बदल गया था।
कूटनीति और राजनीतिक हित की दृष्टि से सहायता न करने की नीति को उचित समझी गई। किंतु हुमायूं के प्रति मालदेव की उदासीनता उसे शेरशाह के कोप से न बचा सकी। हुमायूं के मारवाड़ से चले जाने के 18 महीने पश्चात शेरशाह ने मारवाड़ पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। अब्बास सरवानी का मत है कि नागौर व अजमेर में मालदेव ने जो मुसलमानों को पराजित किया था, उसी का बदला लेने के लिए शेरशाह ने मालदेव पर आक्रमण किया। किंतु युद्ध का वास्तविक कारण कुछ और ही था। मालदेव ने पहले हुमायूं को से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और बाद में शेरशाह के कहने पर भी उसने हुमायूं को गिरफ्तार नहीं किया। इससे शेरशाह मालदेव से अप्रसन्न हो गया। शेरशाह चाहता था कि मालदेव पूर्णतः उसके अधीन हो और केवल उसी की प्रति निष्ठा रखे। इसके अतिरिक्त मालदेव शेरशाह के लिए खतरनाक प्रतिद्वंदी भी हो गया था। मारवाड़ की उत्तर पूर्वी सीमाओं एवं दिल्ली में केवल 50 मील का अंतर रह गया था। अतः मारवाड़ का स्वतंत्र रहना दिल्ली साम्राज्य की स्थिरता के लिए खतरा बन गया था। साथ ही शेरशाह ने विरमदेव और कल्याणमल का मामला भी इसमें जोड़ दिया था। अफगान सेनाएं समेल और मालदेव की सेनाएं समेल से 12 मील दक्षिण पश्चिम गिरी में डेरा डाले थी। उस रेतीले इलाके में शेरशाह की सेना को भोजन और चारे की कमी की समस्याओं का सामना करना पड़ा। साथ ही उसके लिए पीछे हटना भी संभव नहीं था। शेरशाह ने धोखे से मालदेव को जोधपुर लौटने के लिए बाध्य किया। उसने अपने नाम राजपूत सरदारों की ओर से जाली चिट्ठियां तैयार करवाई और ऐसी व्यवस्था की कि वे मालदेव के हाथ पड़ जाए। जनवरी 1544 में मालदेव जत्ता और कुंभा के नेतृत्व में 12,000 सैनिकों की थोड़ी सी सेना छोड़कर स्वयं जोधपुर लौट आया। इस छोटी सी सेना को शेरशाह ने बड़ी सरलता से पराजित किया। इस वजह से शेरशाह को कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं हुआ। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि अब उसे राजपूतों की ओर से कोई खटका नहीं रहा। शेरशाह ने अपनी सेनाएं जोधपुर और अजमेर भेजी। मेड़ता जीतकर बिरमदेव को सौंप दिया गया। बीकानेर कल्याणमल को दे दिया गया। नागौर पर मालदेव का आधिपत्य समाप्त हो गया। जनवरी 1544 के अंत तक जोधपुर भी जीत लिया गया और मालदेव को सिवाना जाना पड़ा। जोधपुर का प्रशासन व्यवस्थित करने के लिए शेरशाह कुछ समय तक वहां रहा और फिर खब्बास खान और ईसा खान नियाजी को मारवाड़ का दायित्व सौंपकर स्वयं लौट आया। अब्बास सरवानी और फरिश्ता दोनों ही इस बात का उल्लेख करते हैं कि मारवाड़ लौटते समय जब शेरशाह मेवाड़ होकर गुजरा तो वहां के बालक राजा उदय सिंह ने ही उसके सम्मुख समर्पण कर दिया और किले की चाबियां उसे सौंप दी। किले को मियाँ अहमद सरवानी और हुसैन खान की निगरानी में छोड़ दिया गया। इस घटना का उल्लेख न तो किसी राजपूत इतिहास में है और न ही किसी अन्य फारसी विवरण में मिलता है। प्रतीत होता है कि यह अब्बास सरवानी की कल्पना मात्र थी और फरिश्ता ने उसका अंधानुकरण किया। शेरशाह ने स्थानीय सरदारों को अपदस्थ करने या अधीनता द्वारा उनकी शक्ति को कम करने का प्रयास नहीं किया, जैसा कि वह हिंदुस्तान के अन्य भागों में कर चुका था। कदाचित वह समझता गया कि ऐसा करना न केवल खतरनाक है अपितु व्यर्थ भी है। उसने उनकी स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य नहीं रखा, किंतु जो सफलता उसे मिली वह स्थायी नहीं रही। उसकी मृत्यु के पश्चात खब्बास खान ने विद्रोह कर दिया। राजपूत भी बदला लेने के लिए उठ खड़े हुए। दिल्ली और आगरा में फैली अव्यवस्था और गड़बड़ी का लाभ उठाकर मालदेव भी लौट आया और बड़ी सरलता से अपने क्षेत्र पुनः जीत लिए। शेरशाह का अंतिम अभियान कालिंजर के चंदेलों के विरुद्ध था। कीर्ति सिंह ने वीर भानु को शरण प्रदान की। वीर भानु भारा का शासक था जो हुमायूं के प्रति मैत्री भाव रखता था और जिसे शेरशाह की अधीनता अस्वीकार कर दी थी। जब कीर्ति सिंह ने वीर भानु को सौंपना स्वीकार नहीं किया तो शेरशाह ने कालिंजर पर आक्रमण कर दिया। कालिंजर को कोई सहायता न पहुंच सके, इसके लिए रणथंभौर, बयाना, अजमेर और आसपास के क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखी गई। कालिंजर का घेरा लगभग 3 माह तक चला, जिसके दौरान किले की दीवारों पर सबतों और सर्वकोशों से भरी गोलाबारी की जाती रही। ऐसी गोलाबारी के बीच शेरशाह बुरी तरह जल गया। वह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था जो किले की दीवार से टकराकर वापस लौटा और पास पड़े ज्वलनशील पदार्थ के ढेर पर गिर पड़ा, किंतु मरने से पूर्व शेरशाह को जीत का समाचार मिल गया था। धन्यवाद।